आज विकी लालवानी शो पर हैं आइकॉनिक विलेन अजीत साहब के पुत्र शहजाद खान। सारा शहर और उसके तमाम सैटेलाइट्स मुझे लॉयन के नाम से जानते हैं। ये सारा काम मैंने पाटिल साहब से सीखा है। मोहतरमा, आप सुधर जाइए वरना हम आपके साथ गुस्ताखी कर देंगे। अजीत साहब हैज प्लेड अ मेजर रोल इन ब्रिंगिंग सलीम खान साहब टू बॉम्बे। पहली फिल्म भी उन्होंने मेरे डैडी के साथ की। उसमें हीरो मेरे डैडी थे, हीरोइन हेलेन आंटी थी और विलन सलीम अंकल थे। जब आपने करियर शुरू किया, अजीत साहब ने साफ इनकार कर दिया कि मैं आपको हेल्प नहीं करूंगा। मुझे कहा कि भाई आप अगर हो सके तो ये जब ऑफिस जाते हैं लोगों के, ऐप प्रोड्यूसर्स के, तो ये कहिएगा भी मत कि आप मेरे बेटे हैं। दीवार में अजीत साहब सिलेक्ट हुए थे। बच्चन साहब जो है विलन जो है वो कच्छे पहना हुआ है और उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। माई फादर रिफ्यूज टू डू दैट। मेरे डैडी के वक्त के कुछ हीरोज थे, वो 9 बजे की शिफ्ट में 2 बजे आते थे, 4 बजे आते थे। Was it राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा? आपने रवीना और करिश्मा के झगड़े कैसे झेले? शाम को एक बार मेरे डैड ने क्लब चले जाते थे तो उसके बाद उनको कोई टेंशन नहीं होती थी। ही वॉज अ वेरी डेडिकेटेड जुआरी। सबसे पहला ब्रेक मैडम स्मृति ईरानी को हमने ही दिया था बेक मंजूल आला में। आज मेरा भाई, जो सगा भाई है मेरा अरबाज, वो मेरा फ्लैट खाना चाह रहा है बैंड स्टैंड का। ये मैंने सुना है कि आपकी और अरबाज की नहीं बनती है। हाँ, ही इज ऑल्सो वेरी अपसेट विथ यू फॉर वन रीजन कि ये डैडी की आवाज मिसयूज करके डैड वाज नॉट वांटिंग यू टू डू इट। तुम कर लो, तुम निकाल लो ना। अरे भाई, हमारे बाप की आवाज है, तुम निकाल दो। आज विकी लालवानी शो पर हैं आइकॉनिक विलेन अजीत साहब के पुत्र शहजाद खान। यू नो, यू लुक सो मच लाइक योर डैड, यू टॉक लाइक योर डैड, यू वॉक लाइक योर डैड। वेलकम टू द शो शहजाद। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का, क्योंकि मैं आपके शो आपको बहुत बराबर फॉलो करता हूँ यूट्यूब पर, और बड़ी ख्वाहिश थी कि किसी दिन आपके पॉडकास्ट पे आऊँ मैं, और आज ऊपर वाले ने सुन ली। एंड बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे आपके शो पे बुलाने का। इट इज़ माई प्रिविलेज इंटरव्यूइंग यू व्हेन आई वाज अ चाइल्ड। द फर्स्ट फिल्म आई रिमेंबर इज यादों की बारात, where your dad played शाकाल। जी। Of course he did many films before that, और हम उनके बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है जो दर्शकों को नहीं मालूम है, और आप शायद उस पर रोशनी डाल सकें, कि अजीत साहब हैज़ प्लेड अ मेजर रोल इन ब्रिंगिंग सलीम साहब टू बॉम्बे। जी, इत्तेफाक ऐसा है कि रहा कि मेरे फादर साहब को शिकार का बड़ा शौक़ था, तो माय फादर और जॉनी वॉकर अंकल, नौशाद साहब, शमी कपूर साहब, ये सब जाते थे शिकार करने इंदौर, भोपाल। और वहाँ सलीम अंकल जो है, उनके सलीम अंकल के जो डैडी थे वो पुलिस में थे, एंड समहाउ दे मेट हिम, एंड सलीम अंकल मेरे डैडी का बड़ा ख्याल रखते थे, और बहुत ही खूबसूरत, हैंडसम लुकिंग, वेरी गुड लुकिंग मैन सलीम अंकल इज़। तो दोस्ती और राब्ता बनते बनते उन्होंने, मेरे डैडी ने पूछा, भाई मियाँ बड़े खूबसूरत हो, आप एक्टर या हीरो क्यों नहीं बनते हैं? तो बोले मुझे तो बनना है। एंड देन वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ। फिर मेरे वालिद साहब जो है वो सलीम अंकल को लेकर आए बॉम्बे, और पहली फिल्म भी उन्होंने मेरे डैडी के साथ की। मैं ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, मैं नाम भूल रहा हूँ, लेकिन उसमें हीरो मेरे डैडी थे, हीरोइन हेलेन आंटी थी, और विलन सलीम अंकल थे। और उनका नाम शायद था प्रिंस सलीम। जी, He launched himself into Bollywood with the name Prince सलीम। जी 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 जी। और फिर उसके बाद काफ़ी फिल्में, और जिन फिल्मों में मेरे डैड नहीं रहते थे वहाँ उनको रेकमेंड करते थे वो एज एन एक्टर। आई थिंक तीसरी मंजिल उसमें से एक फिल्म थी, क्योंकि जितने साल मैं, मतलब अभी तक मैंने किसी के मुंह से मेरे वालिद साहब की, फादर साहब की बुराई नहीं सुनी।
एक दिन एक एक्टर साहब मुझे मिल गए सेट पे, मेकअप रूम में इनफैक्ट, और वो कहने लगे यार मैं तुम्हारे डैडी से बहुत नाराज़ हूँ। मैंने कहा एक बात आपको मुझे बतानी है कि मैं इतने सालों से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, इनफैक्ट पैदा ही इसी इंडस्ट्री में हुआ हूँ। मैंने आज तक किसी के मुंह से ये नहीं सुना कि मैं किसी से शिकायत नहीं सुनी मेरे फादर साहब के बारे में। आप पहले इंसान हैं जो मेरे फादर साहब की शिकायत करे, क्या बात है? बोले साहब एक फ़िल्म मैं कर रहा था, मुझे फाइनलाइज किया गया, तो जब मैं शूटिंग पे गया दूसरे दिन तो वो रोल जो है वो सलीम खान कर रहे थे, प्रिंस सलीम कर रहे थे। तो जब डायरेक्टर साहब से पूछा गया तो बोला नहीं, वो अजीत साहब का फ़ोन आया तो हमने इनको लिया। तो मैं बोला सर ये मेरे फादर साहब को नहीं करना चाहिए था, लेकिन बहरहाल दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। हो सकता है ऊपर वाले की स्क्रीन प्ले में आपके लिए उससे कोई बेहतर पिक्चर या बेहतर रोल होगा। इस तरह से मैंने बात को डाइवर्ट कर दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत ही अजीब बात है, क्योंकि अगर अजीत साहब सलीम खान को इतना रिकमेंड कर रहे थे, तो जब आपने करियर शुरू किया उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि मैं आपको हेल्प नहीं करूँगा, यू गो एंड लुक आउट फॉर द रोल्स योरसेल्फ। ये चेंज कैसे आ गया अजीत साहब में? बिकॉज आई शुडंट से चैरिटी बिगिंस एट होम, बट केयर बिगिंस एट होम, love begins at home. Why wouldn't he recommend you to the filmmakers? एक्चुअली इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उन दिनों एक उनके बड़े अजीज़ दोस्त थे जो बहुत बड़े हीरो थे, सुपरस्टार थे। उन्होंने अपने बेटे को लॉन्च किया, पहली पिक्चर बहुत बड़ी हिट रही, उसके बाद उनकी कोई फिल्म नहीं चली। तो वो चीज़ मेरे फादर साहब के माइंड में प्ले कर रही थी कि आज मैं लॉन्च कर दूं, एक चलेगी, उसके बाद आगे क्या होगा इसका, ये हो सकता है नो बहक जाए या कुछ, मतलब उस किस्म से। इसीलिए उन्होंने कहा कि डे वन से इसको अपने ओन पर करने दो। दैट्स व्हाट आई थिंक बिकॉज लेटर ऑन जो मुझे मेरी मम्मी ने कहा है कि नहीं वो ऐसा नहीं बेटा, क्योंकि आई ऑल्सो फेल्ट, मुझे भी बहुत दुख हुआ कि उन्होंने जिनको रेकमेंड किया एज एन एक्टर वो फिल्म इंडस्ट्री के बड़े मशहूर और मारूफ राइटर बन गए और अपने बेटे को रेकमेंड करने से उन्होंने मना कर दिया। मुझे तो यहाँ तक कहा कि भाई आप अगर हो सके तो ये जब ऑफिस जाते हैं लोगों के, ऐप प्रोड्यूसर्स के, तो ये कहिएगा भी मत कि आप मेरे बेटे हैं, आपके मेरिट्स पे आपको काम मिलना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली जो होता है वो ऑडियंस डिसाइड करती है कि ये एक्टर चलेगा या नहीं चलेगा। ऑडियंस जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर है। उस वक्त तो बड़ा अजीब सा लगा, लेकिन उसके बाद मुझे समझ में आया कि जो भी उन्होंने किया बहुत अच्छा किया मेरे हित में, और वाकई में संघर्ष करने से ही आदमी को, कहते हैं ना, दाल आटे का भाव पता चलता है। और जब आप संघर्ष करके कोई चीज़ पाते हैं तो वो खुशी, वो श्रेय ऊपर वाले के बाद आप अपने आप को देते हैं। और वो सुपरस्टार जो उनके जहन में बैठ गया था, जिनके बेटे की पहली फिल्म चली और बाकी नहीं चली, वो थे राजेंद्र कुमार और कुमार गौरव, उनके बेटे, जो लव स्टोरी चली और बाकी सब नहीं चली। वी आर टॉकिंग अबाउट राजेंद्र कुमार, राइट? अब आपने बोल ही दिया तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। सो डिड यू टेल हिम कि ज़रूरी नहीं है कि अगर कुमार गौरव इज़ नॉट क्लिकिंग आई विल नॉट क्लिक, बिकॉज दैट इज़ द नेचुरल रिएक्शन? नहीं, देखिए क्या होता है साहब, हमें जो परवरिश दी गई थी वो ऐसी थी कि भाई जो उन्होंने कह दिया दैट इज़ द अल्टीमेट, मतलब उसके आगे कोई बात ही नहीं हो सकती है। तो मैंने भी सोचा भाई अगर वो पठान है तो मैं भी पठान हूँ, मैंने भी फिर मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, मैं करके दिखाऊंगा। जीना यहाँ, मरना है, या इसके सिवा जाना कहाँ।
कहीं उनको ये तो डर नहीं था कि उनका जो इतना स्टेचर है, इतनी जो स्किल्स है एक्टिंग की, लोग कंपेयर करेंगे, उसकी लेगेसी को आप उतना हाई नहीं रख सकेंगे जितना वो चाहते थे? हो सकता है, हो सकता है, मैं उस बात को डिनाई नहीं करता। तो क्या एक नॉन सेलिब्रिटी का बेटा होना फ़ायदेमंद है या हानिकारक है, और आपके केस में कैसा रहा? सर, सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चिट होता है, एक पट होता है। हर चीज़ के प्लस और माइनस पॉइंट्स होते हैं। अब उस वक्त जब हमने शुरुआत की थी तो कोई मुझे मना नहीं करता था, लेकिन कास्ट भी नहीं करता था। कहता था यार इस पिक्चर में तो नहीं, लेकिन अगली पिक्चर में तो मैं ज़रूर लूँगा। अब ऐसी कुछ 25-26 अगली फिल्में कर रहा था मैं। तो एक डायरेक्टर साहब को मैंने कहा कि मैं बोला सर पता नहीं मैं आपकी फिल्म कर पाऊँगा कि नहीं। तो वो बड़े शॉक होकर देखने लगे, बोले ये क्या बकवास कर रहे हैं, अभी अभी शुरुआत भी नहीं हुई है उसकी, और ये। बोला सर मैं कम से कम 26 या 27 अगली फिल्में कर रहा हूँ। तो वो भी हंसने लगे। देन ही अंडरस्टूड दैट इट वाज जस्ट अ जोक। तो ये बात है, कोई आपको मना नहीं करता है। इंडस्ट्री, सबसे अच्छी बात हमारी इंडस्ट्री में है कि कोई आपको मुंह पे मना नहीं करेगा, सब हाँ बोलेंगे और कुछ करेंगे और कुछ नहीं भी करेंगे। और अक्सर वो लोग करते जिनसे आपको बिल्कुल उम्मीद नहीं होती। तो ऐसे कौन से इंसान थे जिस पर आपको उम्मीद थी लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं किया, और जिस पर आपको उम्मीद नहीं थी और उन्होंने हेल्प किया? सर जैसे आपने कहा चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम, तो सबसे पहले उम्मीद मेरी ना उम्मीद तो मेरे फादर से ही हो गई। तो मैं बाकियों को क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ। ठीक है, तो उन्होंने हेल्प नहीं किया। अब आपको किस पर होप नहीं थी, उम्मीद नहीं थी, और उन्होंने फिर भी आपको चांस दिया, हेल्प किया? एक्चुअली मैं आपको बहुत फ्रैंकली बताऊँ, मैंने फिर सारी उम्मीदें ऊपर वाले पे छोड़ दी। मैंने कहा कि ऊपर वाले अब मुझे जो भी है अब उम्मीद तेरे से है। अब चाहे मेरा काम किसी के भी थ्रू हो, लेकिन अब सारी उम्मीदें हमने ऊपर वाले पे वो कर दी। बस ये ज़रूर दिमाग में रखा कि काम करना है, दिल लगा के करना है और इसी में डटे रहना है। अक्सर उस वक्त जो हमारे साथ जिन्होंने करियर शुरू किया था वो निराश होके, नाउम्मीद होके, सब वो हो गए, छोड़ दिया उन्होंने, कुछ और करने लगे आपके फ्रेंड्स? जी। लेकिन हमने निराशा को भी एक किस्म की आशा समझ के संघर्ष करते रहे। तो वो पहली किरण कहाँ से आई? वो कौन था जिन्होंने आपको फर्स्ट ब्रेक दिया, और शायद आपको उम्मीद नहीं थी? यू डिडंट आंसर दैट क्वेश्चन बट आई एम आस्किंग इट अगेन इन अ डिफरेंट वे। यस, मैं आपको बताता हूँ। एक बड़ा मशहूर स्टूडियो है, रूप तारा स्टूडियो, दादर में। वहाँ मैं गया था अर्जुन इंगोरानी साहब से मिलने के लिए। उस वक्त वो फिल्म बना रहे थे और वो डैडी हमारे फादर साहब ने ऑलरेडी उनके साथ काफ़ी फिल्में की थी, कहानी किस्मत की। जी जी जी। तो मैं उनका वेट कर रहा था, वो आए नहीं थे। एक आदमी पीछे से आके मुझे टैप करता है, बोलता है साहब वो ऊपर एक साहब खड़े हैं, वो आपको बुला रहे हैं। तो मैं चला गया, पोर्टफोलियो तो हाथ में रहता ही था। पोर्टफोलियो रहता था, चला गया मैं। तो वो थे मरहूम प्रताप शर्मा साहब। उनके फादर साहब ने भी एक और एक 11 ये काफ़ी फिल्में बनाई थी। तो बोले मैं एक फ़िल्म शुरू कर रहा हूँ, सोम मंगल शनि, और उसके फाइनेंसर और डिस्ट्रीब्यूटर पहलाज नीलानी साहब हैं। राइटर जो है वो अर्जुन इंगोरानी साहब के साथ राइटर जो अबरार साहब वो लिख रहे थे, वो प्रोड्यूसर भी थे उसके। तो बोले उसमें एक मंगल खान का रोल है, वो डकैत फिल्म है। सोम जो है वो हेमंत बिरजे कर रहा है, और हेमंत की टार्जन रिलीज हुई थी, तो इज़ अ वेरी बिग स्टार। तो मैंने कहा ठीक है सर। तो इसको कहते जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो तो मिले नहीं, उनकी फिल्म मिली नहीं, लेकिन ऊपर वाले ने पहला दरवाज़ा खोला। और उसके बाद फिर हम नॉक नॉक करते रहे।
फिर उसके बाद क़यामत से क़यामत तक आई, फिर पुरानी हवेली हमने रामसे साहब के साथ भी काम किया, मोहन भाकरी साहब के साथ भी काम किया, फिर विनय सिन्हा साहब, गॉड ब्लेस हिम, अंदाज़ अपना जी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। वो एक वीडियो फिल्म बना रहे थे उस वक्त, आपको याद होगा कि टी सीरीज़ ने कुछ 2-3 वीडियो फिल्म ने लॉन्च की थी, लाल दुपट्टा मलमल का, और बाहर आने तक, और अभी तो मैं जवान हूँ। अभी तो मैं जवान हूँ जो है वो अमजद खान जो एक्टर थे मरहूम, वो डायरेक्ट कर रहे थे। उसके प्रोड्यूसर थे विनय सिन्हा। विनय जी हमें पार्टी में मिल गए, बोले यार हम फिल्म बना रहे हैं, आप करा के हमें मिलिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चला गया उनसे मिलने। बोले यार ये वीडियो फिल्म है, अमजद खान, तो अमजद भाई तो हमें जानते ही थे, हमारे बहुत पुराने ताल्लुकात थे। इनफैक्ट मेरे फादर साहब और मदर की शादी कराने में अमजद भाई की मम्मी का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि मेरे डैडी वहाँ आया, उनके डैडी के जयंत अंकल के दोस्त थे, और ये सब ना बहुत फैमिली टर्म्स थे। तो अमजद भाई भी के साथ काम करने का मौका मिला, बहुत सीखने का मौका मिला उनसे। खैर वो फिल्म बन गई, थोड़ी सी ओवर बजट हो गई। तो विनय जी ने कहा भाई बेटा थोड़ा प्रॉब्लम है। मैं बोला विनय जी कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, आपने मुझे रोल दिया मेन विलन का, अच्छा काम दिया, काम किया हमने। बोले हम अगली फिल्म बनाएंगे तो हम ज़रूर। मैं बोला दिमाग में, बोला फिर से अगली तो 26 का 27 फिल्में हो गई। हाँ 28वीं। और उसके 1 साल बाद या 6 आना या साल भर बाद स्क्रीन पेपर, आपको याद होगा, आता था जी। मैं स्क्रीन पढ़ रहा था, सेंटर स्प्रेड, अंदाज अपना अपना, विनय सिन्हा फिल्म्स, राजकुमार संतोषी और आमिर, सलमान, रवीना, करिश्मा। मैं अपना नाम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मैं भी कैसा बेवकूफ़ कि मेरा नाम क्यों आएगा अब तक तो मैं उन्हीं पिक्चर में। बस ये देखिए एक इत्तेफाक था, ये बाखुदा मैं कह रहा हूँ। मैं अपने आप को ढूंढ रहा था, और उस वक्त फ़ोन की घंटी बजती है। उस वक्त लैंडलाइंस होते थे, मोबाइल थे नहीं। फ़ोन की घंटी बजती, और अब आपको पता कि उस वक्त फ़ोन के हर रूम में एक कनेक्शन होता था जी। तो मैंने उठाया, हेलो, बोला हम विनय सिन्हा बोल रहे। तो अंदर से हमारे नौकर ने भी उठाया, हाँ कौन बोल रहा है? अरे मैं बोला रखो, मैं बोला विनय जी बोलिए। अरे बोलिए आप कितने टाइम में सनी सुपर साउंड आ सकते हैं? उस वक्त उनकी वहाँ से वहीं बैठते थे वो। मैं बोला आप बताइए क्या हुआ? नहीं आप आइए फ़ौरन। मैं बोला बड़ी लंबी उम्र है आपकी। मैं बोला आपका ही वो सेंटर स्प्रेड देख रहा था मैं, अंदाज अपना का। बोला नहीं आप आ जाइए। आप समझ तो गए होंगे थोड़ा बहुत तो मैं समझ गया। You were also playing along. हाँ, लेकिन उन्होंने पूरा वो एक सरप्राइज रखा मेरे लिए। तो पहली बार मैं राज संतोषी साहब से मिला। हालांकि मेरे फादर साहब ने उनके फादर साहब के साथ काम किया था, PL संतोषी के साथ, और एज ए हीरो मेरे डैडी ने काम किया था। तो राज जी भी बहुत ही मतलब इनामर्ड थे मेरे डैड से। तो बोले यार सारी कास्टिंग मैंने की है, सिर्फ ये एक कैरेक्टर जो है भल्ला का, विनोद भल्ला जो कैरेक्टर है, इसके लिए अड़ गए और बोले कि इसमें आपको लेना है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप करिए, बट एक मेरी भी शर्त है। बोला कहिए राज जी क्या शर्त है आपकी? बोले लेकिन आवाज़ जो है वो आप अपने फादर की निकालें। अजीत साहब की होगी जी, सेम आवाज़ निकालो, सेम तरीके से डायलॉग बोलो। जी, जैसे अजीत साहब बोलते हैं जी। मैं थोड़ी तो मेरी फटी, क्योंकि अगर कल कोई रिलीज़ होगी और डैड देखेंगे कि ये तो मेरी नकल कर रहा है। मैं बोला ठीक है, मेरा डन सर। और फिर वहाँ से वो सिलसिला शुरू हुआ। आपने रवीना और करिश्मा के झगड़े कैसे झेले? मुझे तो कभी उनकी झगड़े झेलने नहीं पड़े। मेरे साथ तो दोनों बहुत अच्छी। इनफैक्ट कभी अक्सर सलमान के घर से बिरयानी आती थी, बहुत ही अच्छा फैमिली एटमॉस्फेयर था। थोड़ा क्लाइमैक्स के टाइम जब हमने देखा कि दोनों में बातचीत कम है या क्या है, लेकिन हम ज़्यादा चीज़, हम तो सर मज़दूर आदमी है, अपने डायलॉग्स और अपने उसी में
मशगूल रहते थे, कहाँ ये सब पंचायतों में हम पड़े थे। और जब आदमी नया होता है तो उसकी और भी ज़्यादा वो होती है। अभी भी हम नए ही हैं, लेकिन ज़्यादा फटी रहती है, मैं ये कहूँगा। तो आई यूज्ड टू नेवर आस्क ऑल दीज थिंग्स। हमेशा इन सब चीज़ों से परहेज़ करता था, और मुझे वहाँ पता ही भी नहीं चलता था। वो जो आते थे वो लोग शॉट देते थे अपने अपने, फिर जाके बैठ जाते थे। तो आपने ये आवाज़ तो निकाल ली जी। इस पिक्चर में, अंदाज़ अपना अपना में, लेकिन अजीत साहब आपके डैड बहुत खफा हुए जब उनको पता चला कि आपने ये किया है। ही टोल्ड यू दैट नेक्स्ट टाइम यू डेयर नॉट डू दिस, ये हिमाकत फिर से नहीं करना, बट स्टिल यू केप्ट डूइंग इट। यस, आई स्टिल केप्ट डूइंग इट। इट वाज, अब साहब मैं क्या करूं, लोगों ने अप्रिशिएट किया उस चीज़ को। अल्टीमेटली हम एंटरटेनर्स हैं, हमें लोगों का मनोरंजन करना है, हम उससे ज़्यादा हमारी कोई वो नहीं है। एब्सोल्युटली। लेकिन घर पर क्या हुआ जब उनको पता चला कि आप रुक नहीं रहे हैं? तो मैंने कहा कि भाई लोगों ने पसंद किया है, आप काम नहीं कर रहे हैं। फिर उन्होंने काम करना शुरू किया। मैं बोला आप नहीं काम कर रहे तो मुझे वो आप मुझ में आप तलाश रहे। उन्होंने बंद कर दिया था बीच में? जी। तो और वो एक पीक पर आके उन्होंने काम छोड़ा, तो ऑब्वियसली एक प्यास सबको थी। They wanted Ajit. Yes. In some way or the other. Some way or the other. तो फिर सलीम आफ्ताब मरहूम, उन्होंने उनको लाया, वो फिर अपना करने लगे, मैं अपना यहाँ कर रहा था। लेकिन घर पर टेंशन तो शुरू हो गया होगा? हाँ, थोड़ा बहुत बातचीत कम। जी 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 जी। And this was 94. 4 years later he passed away. ये 98 में ही passed away। Yeah. So वो 4 साल मतलब एंड तक भी वो खफा थे, बातचीत कम थी, स्ट्रेन था? नहीं, उसके बाद वो ठीक हो गए थे। उनके देखिए वो उनका ये था, वो शाम तक जो भी होता था, शाम को एक बार वो अपने क्लब चले जाते थे, तो उसके बाद उनको कोई टेंशन नहीं होती थी। ही वॉज अ वेरी डेडिकेटेड जुआरी। उनको रमी से इतना प्यार जिसकी कोई हद नहीं। अगर बॉम्बे में रहते थे तो सी-रॉक जो पहले था, वहाँ पर कार्ड रूम, वहाँ के मेंबर थे, तो वो कार्ड रूम में उनका फिक्स था टेबल। और अगर वो हैदराबाद में तो निज़ाम क्लब शाम को शाम होते ही उनको वो अपना माहौल चाहिए था। तो सिर्फ रमी खेलते थे या फ्लश भी खेलते थे? रमी फ्लश दोनों। जीतते थे हारते थे? वो तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन एक दिन पता चला कि वो हार के आए। क्योंकि क्या, वो मुझे एक गाड़ी बहुत अच्छी लगी और मैंने उनसे पहली बार ज़िंदगी में कुछ कहा कि डैड मुझे वो गाड़ी चाहिए। तो बोले ठीक है। उन्होंने टोकन का पैसा दिया, बोले कल, अभी तो मैं जा रहा हूँ, कल मैं तुमको दे दूँगा बाकी के पैसे। और वो रात में पैसे हार गए। उस दिन मुझे पता चला कि वो हार गए। आकर बोल दिया कि पैसे नहीं है? हाँ, बोले पैसे नहीं है। मैं बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैंने किसी भी तरह अरेंज करके अपने दोस्तों से पेमेंट की और वो ली गाड़ी। अजीत साहब ने काम करना बंद क्यों कर दिया था? एक्चुअली उन्होंने काम करना बंद इसीलिए किया क्योंकि आई थिंक अबाउट 9-10 years he was not doing anything. यस ही वॉलंटरीली रिटायर्ड फ्रॉम VRS ले ली उन्होंने इंडस्ट्री से। इसलिए ली क्योंकि उनको उनके वक्त के कुछ हीरोज़ थे, वो 9 बजे की शिफ्ट में 2 बजे आते थे, 4 बजे आते थे। और उनकी क्या होती थी, उस वक्त तो हर एक्टर, हर हीरो की 40-50 फिल्में फ्लोर पे होती थी। तो 2-2 घंटा उनका वो था कि भाई 2 घंटा इसको, 2 घंटा उसको, तो पूरा शेड्यूल वो हो जाता था। बोले यार अब ये मुझसे अब नहीं होगा, वेट करना, फिर सामने वाला मेरे लिए वेट कर रहा है, अगर मैं नहीं पहुंचूंगा तो उसका नुकसान, फिर आगे जो वेट कर रहा है उसका नुकसान। और मोस्टली नाइट में जो फिल्में वो करते थे, मतलब 8-9 बजे के बाद जिनकी शूटिंग करते थे, वो बेचारे प्रोड्यूसर्स थे जो पैसे ही नहीं दे पाते थे। लेकिन जिनकी पहली पिक्चर फ्लॉप हो गई थी, वो अपने आप को, तो ये मेरे डैडी थे, धर्म जी थे, जो उनको सपोर्ट करते थे, नहीं भाई आप दोबारा खड़े हो जाओ,
तो इस तरह से भी उन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको। जब उनका इंतकाल हुआ तो एक उनका कबर्ड था जो उनके हयाती में कोई हाथ नहीं लगा सकता था। तो बहुत उनके इंतकाल के 10-12 दिन बाद हमने वो कबर्ड खोला तो उनकी जो चीज़ें थी फिल्मों की, जो एक एक मेमोरीज वो उसमें से मिली, और एक डब्बा मिला। वो पुराने ज़माने में टिन के डब्बे होते थे ना, तो वो डब्बा जब हमने खोला तो देखा कि उसमें कुछ उस वक्त 1 या 1.25 करोड़ के बाउंस चेक पड़े हुए थे। किसने भेजे थे? प्रोड्यूसर्स के थे। So so many projects he was not paid actually, Yes, and yet he was going on. yes. Why was he not paid? I don't know. You didn't ask him? Never. हमारी कभी हिम्मत ही नहीं हुई उनसे। वो आपको डेथ के बाद मिला? वो डेथ के बाद मिला। So very kind-hearted person. कभी उनसे झगड़ा नहीं किया, कभी घर में ये बात जाहिर नहीं होने दी? नहीं, कभी नहीं। और वो उनका ये था कि बेटा जो फिल्म कर रहे हो ये कोशिश करना कि पैसों का सेटलमेंट कर लो, ताकि वो बोझ जो है अगली पिक्चर पे ना डाले प्रोड्यूसर, क्योंकि अगली पिक्चर में वो आपको लेगा नहीं। अगर आपको पहले की पिक्चर पैसे देने हैं तो अगली तो आपको उसकी पिक्चर मिलनी नहीं है। तो बेटर यू क्लियर इट आउट एंड बी स्कॉट फ्री, सेटल इट फॉर 50-50 और फॉरगेट इट। और उनके ज़माने में इतनी महंगाई नहीं थी ना जो आज के दौर में। नहीं, तभी मतलब रेशियो वाइज होगी। हाँ, रेशियो वाइज जितने अर्निंग्स थे उस हिसाब से तो ज़रूर होगी, लेकिन आजकल कुछ ज़्यादा ही है। डेफिनेटली आजकल जो माहौल है वो तो कुछ स्पेशल है जी। आगे अगर आप देखें तो डैड ने जो अपना इमेज सेट किया था एक बहुत ही पॉलिश्ड और इंग्लिश स्पीकिंग, सूटेड बूटेड, टाई, बो, वाइट सूट, थोड़ा इंग्लिश बोलना, ये एक बहुत ही नया विलियन था बॉलीवुड में। वी hadn't seen this. Was he like this in real life also? काफ़ी हद तक। Always used to wear white, full white. उनकी कुछ 10-12 शर्ट और पैंट, वाइट शर्ट वाइट पैंट होते थे, और वेरी कम बोलना, सिर्फ अपने दोस्तों के साथ, जो उनके दोस्त थे उनके साथ ही, और शेर व शायरी का बड़ा शौक़ था उनको। एक्चुअली मैं आपको बताऊं कि मेरे डैडी क्यों फिल्म इंडस्ट्री में है। एक तो जिस स्कूल में वो थे वहाँ की टीचर्स सारे लोग कहते थे यार तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम जाओ फिल्म इंडस्ट्री में। हैदराबाद की तेलंगाना, अभी जो तेलंगाना हो गया है उसकी वहाँ पर, तो और 2 साल सीनियर नरसिम्हा राव थे उनके, और उनके फ्रेंड थे। जी, फ्रेंड भी थे। और मेरे डैडी जो है वो पृथ्वीराज कपूर अंकल के बहुत बड़े फ़ैन थे। उनको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिली, जब उन्होंने मुग़ल आज़म उनके साथ की, उनको एक फ्रेम में खड़े होने का, दैट वाज हिज रियल अचीवमेंट। बोले मुझे अवार्ड्स मिले ना मिले मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। माई रियल अवार्ड वॉज व्हेन आई गॉट टू वर्क विद पृथ्वीराज कपूर साहब, बिकॉज ही वॉज, उनको देखकर वो इंडस्ट्री में आए और इतनी संघर्ष की उन्होंने, सिर्फ उनके, ही वॉज हिज आइडल। बाकी तो कॉम्पिटिटर्स थे, दिलीप साहब हो गए, ये सब जो उस वक्त के थे, और पृथ्वीराज कपूर साहब वॉज हिज आइडल। You said the industry was missing Ajit. You said he went off acting because some actors were coming late on the set. बस वो सिर्फ एक ही रीज़न था? वो भी था, प्लस उनके हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे। जब आप अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दोगे तो बॉडी भी एक टाइम पर जवाब देगी। ये उनकी बाईपास सर्जरी हुई अमेरिका में जाके, डॉक्टर कूल ने की, जिन्होंने ज्ञानी जैल सिंह साहब की
बाईपास सर्जरी की, वहाँ उन्होंने सर्जरी कराई, ये सब चीज़ें। तो ये जो वेट कर रहे थे एक्टर्स के लिए, आपने कहा कुछ यंग एक्टर्स ऐसा कर रहे थे, लेट आ रहे थे, कौन थे वो एक्टर्स? जी एक्चुअली मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, स्टार्स थे वो उनके ज़माने की जो स्टार्स थे। स्टार्स तो सभी हैं बॉलीवुड में, अकॉर्डिंग टू एवरी एक्टर ही इज अ स्टार। हाँ, तो बस उनके दौर में जो स्टार्स थे वो लेट आने लगे। 84? नहीं, उससे पहले की बात। 82? ही लेफ्ट इन दी 80s, तो 70s और 80s के बीच के दौर की बात है। 70s में तो हम राजेश खन्ना के बारे में सुनते थे, लेट आता है। वॉज इट राजेश खन्ना? और भी थे, काका जी के लिए सिर्फ मैं नहीं कहूँगा, और भी थे। शत्रुघ्न सिन्हा, उनके बारे में भी बोलते हैं लेट आता था। अब आप नाम ले, क्यों काय के लिए नाम ले रहे हैं? आप समझदार है, ऑडियंस भी हमारी बहुत समझदार है। नहीं, मैं तो आपसे गेस गेम खेल रहा हूँ, शायद आप हाँ बोल दें। ये सब जो उस वक्त के जो सुपरस्टार्स थे। धर्म जी के साथ बहुत अच्छा था उनका। अजीत साहब और धर्म जी की काफ़ी दोस्ती थी जी, जो आप कह रहे हैं कि मिलजुल कर वो देखते थे कि यंग टैलेंट को, या फिर जो कोई मुसीबत में हो तो उसको परेशानी नहीं हो, उसकी पिक्चर नहीं रुक जाए। अभी जब धर्म जी बीमार थे और ही पास्ड अवे, डिड यू गो? I was not in town. I was not, but I did speak to Sunny and Bobby. Okay. And I did pay my heartfelt condolences. Because मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा फिल्में अगर किसी हीरो के साथ की मेरे डैडी ने, तो धर्म जी के साथ की। उनका एक भाइयों का रिश्ता था। धर्म जी ऑलवेज ट्रीटेड माई डैड लाइक एन एल्डर ब्रदर, और उनके भाई का नाम भी अजीत था। एक भाई थे उनके, जो उनका नाम अजीत था। तो अक्सर जब घर से टिफिन जाता था तो उनके कमरे में चला जाता था, और डैड आके घर पे रात में चिल्लाते, मेरा टिफिन। बोले हमने तो भेजा। तो फिर बाद में पता चला कि वो धर्म जी के भाई जो है, उनके मेकअप रूम में वो टिफिन चला जाता। तो अजीत भी सेट पर होते थे? जी 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 जी, वो कुछ फिल्म साथ में कर रहे थे शायद। अच्छा, कुछ फिल्में। जी। बट बच्चन साहब के साथ भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी डैडी की। दे ऑल रिस्पेक्ट शत्रु जी, विनोद खन्ना साहब, ये वो बहुत, उस वक्त एक अलग कल्चर था, अलग माहौल था। और डैडी के टाइम पे के थे जैसे दिलीप साहब और फिर राज कपूर साहब, देव साहब, ये सब उनके टाइम के कॉन्टेम्परेरीज थे। ये जो काफ़ी बाद में आए, काका जी हो गए, शत्रु जी हो गए, धर्म जी हो गए, दत्त साहब हो गए। I request you now to do an Ajit. Let's start with कालीचरण डायलॉग। सारा शहर मुझे लायन के नाम से जानता है। सारा शहर और उसके तमाम सैटेलाइट्स मुझे लॉयन के नाम से जानते हैं, और इस शहर में मेरी वही हैसियत है जो जंगल में शेर की होती है। How would you say Mona darling? मोना डार्लिंग, मोना डार्लिंग। रॉबर्ट को कभी रॉबर्ट नहीं कहा उन्होंने, हमेशा रॉबर्ट। रॉबर्ट को जुड़वे बच्चे हुए, उसने आकर बास से पूछा, बास मैं इनके क्या नाम रखूं? बास ने कहा, वेरी सिंपल रॉबर्ट, वेरी सिंपल। एक का नाम पीटर, दूसरे का नाम रिपीटर। And why was he always running away from the country in the end? This was so patent कि एंड में वो अपना वो वाइट सूट पहन के कोई प्लेन में चढ़ रहे होते थे। अब वो उस वक्त की स्क्रिप्ट ऐसी उस वक्त की स्क्रिप्ट ऐसी होती थी ना। It was so cute actually. और उस वक्त देखिए कितने तहजीब से वो कहते थे कि मोहतरमा आप सुधर जाइए वरना हम आपके साथ गुस्ताखी कर देंगे। मतलब उसमें भी कितना, मतलब कि इससे पहले कि हम आपको या मारे या कुछ भी ना, आज के दौर में एक अलग, लेकिन उस ज़माने में बड़े तहजीब और
ऐसे कुछ इनडिसेंट नहीं बोलते नहीं, थे? कभी नहीं। लेट्स हियर समथिंग फ्रॉम जंजीर। एक बड़ा अच्छा सीन है जंजीर का, जिसमें मेरे डैड और मोना डार्लिंग बैठे हैं। डैड शराब पी रहे, मोना डार्लिंग साथ में है, और ये कहते कि ये सारा काम मैंने पाटिल साहब से सीखा है। तो मोना कहती है, तेजा, मैं पहली बार तुम्हारे मुंह से किसी की तारीफ सुन रही हूं, मुझे पाटिल साहब से मिलना है। अफसोस मोना, उनका भी काम मुझे ही करना पड़ा। दीवार में अजीत साहब सिलेक्ट हुए थे, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज कर दिया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द मूवी वॉज रिटन बाय सलीम जावेद। और सलीम जावेद की बहुत चलती थी उन दिनों में कास्टिंग के मामले में। जब उन्होंने रिफ्यूज किया तो पहली बात तो क्यों किया, और क्या सलीम जावेद को गुस्सा आया इस बात से? देखिए, सलीम जावेद साहब को गुस्सा आया है नहीं आया वो तो मुझे नहीं पता, हम तो बहुत छोटे थे उस वक्त। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि उन्होंने दीवार इसीलिए रिफ्यूज़ की क्योंकि लास्ट में बच्चन साहब जो है विलन जो है वो कच्छे पहना हुआ है और उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। And while he's shooting him, I think he's in bed with a girl. Yes. Yeah. So my father refused to do that. He said, this you'll have to change. And they refused to do that. Yeah, and they refused to do that. देखिए, करके पछताने से बेहतर है ना करे आदमी। Whenever in doubt, say no. Yes, better to say no. उसके बाद सलीम जावेद की कोई फिल्म में उन्होंने एक्टिंग की? और मुझे अब याद तो है नहीं, शायद की होगी या शायद नहीं भी की होगी। उसके बाद तो उनको मतलब जंजीर जो है एक टर्निंग पॉइंट थी उनके करियर की। नहीं, मेरा सवाल ये है कि दीवार के बाद जी अजीत साहब ने कोई सलीम जावेद की फिल्म की? मुझे नहीं लगता। सो मे बी दे हेल्ड इट अगेंस्ट हिम। मे बी। ही डिडंट टेल यू दैट कभी भी? नहीं। ऐसे बैठकर घर पर किससे नहीं बताते थे कि ये मेरा दोस्त है, ये मुझसे बात नहीं करता है, आज सेट पर ऐसे हुआ वैसे हुआ? सर, ये सब बात करने के लिए आदमी के पास वक्त होना चाहिए ना। जिस आदमी की 30-40 फिल्में फ्लोर पे हो, हम लोग हफ्ते महीने जो हमारे फादर साहब को नहीं देखते थे। वीकेंड्स पे पता चलता अगर वो उस वक्त मद्रास में शूटिंग करे तो हम लोग फ्लाई करके मद्रास जाते थे, उनसे मुलाकात करते थे। वो भी हम लोग होटल में रहते थे, वो सेट पे रहते थे। फिर संडेज को वापस आके मंडे को स्कूल। और अगर जब उनके पास टाइम होता था तो उनकी अपनी दुनिया थी, उनके दोस्त अहबाब थे। फिर पार्टीज़ होती थी, पार्टीज़ में बहुत कम जाते थे, लेकिन कहीं कुछ पार्टियों में जाना पड़ता था। आपके घर पर पार्टीज होती थी? नहीं, हमारे घर पे कभी पार्टी कभी भी नहीं। कभी। कोई एक्टर्स आते जाते थे? हाँ, बहुत जो क्लोज होते थे वो आते थे, डायरेक्टर्स आते थे। जैसे कि सुभाष जी आए हैं, बच्चन साहब आते थे, धर्म जी। बिकॉज उस वक्त पर्दा और हमारे घर में सब पर्दा वगैरह होता था, और तो इसके लिए। और उन्होंने एक ख़ास एक ऑफिस ली थी जहाँ पर मोस्टली वहीं पर मुलाकातें और सब होती थी। अजीत साहब ने 3 शादियाँ की। जी। एंड यू आर द सन फ्रॉम हिज थर्ड वाइफ। जी। मिसेस सारा। जी। यू हैव अ ब्रदर अरबाज। जी। पहली 2 मैरिजेस में क्या हुआ? पहली मैरिज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वाज विद अ फॉरेनर। यस, ग्वेन। ओके। एंग्लो इंडियन। ओके, एंग्लो इंडियन। यस। उनके साथ ये हुआ कि उनसे बच्चे नहीं हो रहे थे। फिर हमारे दादा मरहूम और ने उनकी शादी ज़बरदस्ती हम लोगों में कज़न्स में शादी कराते हैं। तो मेरे डैडी की शायद कज़न सिस्टर ही हैं जो उनकी सेकंड वाइफ है, शायदा आंटी जो है, उनसे करा दी।
बट मेरी मम्मी की और डैडी की लव मैरिज थी। तो फर्स्ट वाइफ ने कुछ नहीं बोला जब जबरदस्ती शादी करा दी दूसरी? नहीं, वो उन्होंने इनफैक्ट मेरी मम्मी को मिलाया उनसे, फर्स्ट वाइफ से, एमिकेबली। वो भी लव मैरिज थी उनकी। और जब देखा कि बच्चे नहीं हो रहे तो पठान की नस्ल आगे कैसे बढ़ेगी, उस वक्त तो बहुत सब चीज़ों की। सेकंड वाइफ को मिलाया फर्स्ट वाइफ से? सेकंड वाइफ का मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी को उन्होंने मिलाया था फर्स्ट वाइफ से। अच्छा, मतलब वो कांटेक्ट में थे उनके? जी 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 जी, contact अच्छा। में थे। नहीं, वो फिर लंदन चली गई, वहीं They ceased to be a couple, you mean to say? यस But it was not that वो कांटेक्ट में नहीं थे? जी, कब कांटेक्ट में थे। ओके। और सेकंड वाइफ को तो प्रॉब्लम जरूर हुआ होगा? एक्चुअली वो गांव देहात की, और उनकी कज़न थी, और उनके हमारे दादा साहब के ने ज़बरदस्ती करा दी, तो अब मरता क्या ना करता। और जो सेकंड वाइफ में से 3 बच्चे हुए, जी, वो तीनों के साथ आपके ताल्लुकात? नहीं, कोई ताल्लुकात नहीं। बिल्कुल नहीं। 3 लड़के थे? जी, वो तीनों बॉम्बे में हैं? नहीं, हैदराबाद में। अच्छा। एंड द सेकंड वाइफ पास्ड अवे? I think she's still around, if I'm not mistaken. I have no clue. Okay, because Google says that She's passed away. My mother's passed away, actually. okay. My mother Google passed. says the second wife की डेथ तक, उनके डेथ तक वो मैरिज थी। नहीं, पता नहीं गूगल चाचा क्या बोल रहे हैं, लेकिन वो थी मैरिज ऐसी। तो सेकंड जो कजिन के साथ शादी की वो क्यों टूटी, और आपकी मम्मी उनके लाइफ में कैसे आई? एक्चुअली वो टूटी नहीं, वो तो बरकरार रही। मेरे डैड ने मेरी मम्मी से छुपाया कि उन्होंने एक और शादी की हुई है। उनको उन्होंने हैदराबाद में रखा, जो उनकी सेकंड वाइफ थी, और उन्होंने जो वाइफ को डिवोर्स कर दिया उनसे मिलाया। तो मेरा सवाल ये था, सेकंड मैरिज कब ख़त्म हुई और आपकी मम्मी उनके लाइफ में कैसे आई? टू बी वेरी ऑनेस्ट, सेकंड मैरिज उनकी कभी ख़त्म हुई नहीं। मेरी माँ ख़त्म हो गई, लेकिन वो सेकंड मैरिज ख़त्म हुई। मेरे डैड ने मेरी मम्मी से छुपाया कि उनकी एक और शादी हुई है, उस फैमिली को उन्होंने हैदराबाद में रखा। मेरी मम्मी और डैडी में 25 साल का गैप था। माई मदर वॉज 25 years यंगर टू माई फादर देन माई फादर, और लव मैरिज थी वो। माई मदर वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल लेडी। शी वॉज मिस जेवियर्स कॉलेज में पढ़ती थी वो, मिस जेवियर्स थी वो। और इत्तफाकन वो महबूब स्टूडियो के सामने ही मेरी ग्रैंड मदर का घर था, और उनके नेबर थे जयंत अंकल, अमजद खान और इम्तियाज़ के डैडी। और तो डैडी का वहाँ आना जाना होता था, और उस वक्त फ़ोन बहुत बड़ी चीज़ होती थी। तो अगर मैं 2 ही फ़ोन थे उस इलाके में उस वक्त, एक महबूब स्टूडियो में और एक मेरी नानी के घर में। तो अगर महबूब स्टूडियो का फ़ोन ख़राब होता था तो अक्सर ये लोग नानी को आके फ़ोन करते थे, जैन साहब और अजीत साहब। जी 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 जी। तो ये वहाँ से सिलसिला शुरू हुआ, और उन्होंने उस बीवी से मिलाया जिनसे उन्होंने तलाक ले ली, जो ग्वेन आंटी थी, उनसे मिलाया मेरे डैड ने। लेकिन जिससे शादी की और चल रही थी 3 बच्चे थे जी, उनसे नहीं मिलाया, वरना मेरी मम्मी कभी नहीं शादी करती उनसे। तो फिर आपकी मम्मी को कब मालूम पड़ा? जब मैं पैदा हो गया उसके बाद ये बात। अरबाज पैदा हुआ था आपका भाई? अरबाज का तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन मेरे पैदा होने के बाद। यू आर द एल्डर वन? जी। या। एंड देन हाउ वर द रिलेशंस बिटवीन योर फादर एंड मदर? वो फिर क्या, मरता क्या ना करता आदमी। एक बार बच्चा हो जाता है तो फिर औरत कॉम्प्रोमाइज़ करती है। As the lady who was always to compromise. Did you grow up resenting that against your father कि क्यों आपने ये बात छुपाई मम्मी से? Of course, दुख तो था, क्योंकि हम कहीं भी जाते थे बोलता अरे यार वो आपके भाई लोग आगे गए, तो बड़ा अजीब सा लगता था, ये कौन से भाई है भाई। हमें भी शौक की तरह, मुझे भी शौक की तरह पता चला। हाँ।
एंड क्या बोले, जैसी करनी वैसी भरनी। तो वो 2 शादी मेंटेन कैसे कर रहे थे? वो सेकंड वाइफ के पास जाते थे? आप कह रहे हैं कि वो शादी चल रही थी? यस यस यस। वो हैदराबाद में थे जी और वो वहाँ जाते थे, वहाँ रहते थे? जी। ओके, सो ही वाज मैनेजिंग सॉर्ट ऑफ यस। सम टाइम हियर सम टाइम देयर। और इतनी नाइंसाफ़ी उन्होंने की, गॉड ब्लेस हिम, कि हैदराबाद में उन्होंने ज़्यादा प्रॉपर्टी खरीदी, यहाँ एज गुड एज नथिंग। और उन लोगों ने सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, और सौतेले भाइयों ने मेरी। बट वो प्रॉपर्टी तो शायद उन्होंने उनके नाम पे ही खरीदी होगी। नहीं, किसी के भी नाम पे हो, उन बाप तो हमारा भी है ना, तुम्हारा है तो हमारा भी बाप है वो, तो हम हमारी सारी प्रॉपर्टी तुम हड़प लो। So what you are trying to say is that after his death, जी, it needs to be yes, it has to be divided. It has to be divided. लेकिन ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती साहब। किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, रेंट की इनकम कब तक खाओगे तुम? लेकिन गलती तो आई एम सॉरी टू से बट डैड की थी ना, जो शादियां करते चले गए। और देखिए भाई, गलती उन्होंने की या जो भी किया, 1 बार नहीं की, 2 बार की। ठीक है, मैं बोलता हूँ 3 बार की, लेकिन अल्टीमेटली आपका बाप है। आज सिर्फ मैं अकेला गम खा के बैठा हूं। आज मेरा भाई, जो सगा भाई है मेरा अरबाज, वो मेरा फ्लैट खाना चाह रहा है, बैंड स्टैंड का। ये मैंने सुना है कि आपकी और अरबाज की नहीं बनती है। हाँ, तो हाउ इज ही ट्राइंग टू टेक दैट फ्लैट? वो फ्लैट में मैं भी रहता था, मेरी आंटी रहती थी बेचारी हैंडीकैप, उसको निकाल के मेरे वहां भेज दिया उसने, यहाँ पर भेज दिया। वो आपके साथ रहती है? हाँ, हैंडीकैप्ड है बेचारी, बेड रिडन है। हाउ ओल्ड इज शी? शी इज 80। मेरी मासी, सगी मासी, हम लोग को बचपन में हमारी मासी ने पाला। हमारी मम्मी तो अक्सर डैडी के साथ बिजी रहती थी, या बेचारी अपनी मासी ने हमको पाला। उस मासी को तुम रात को 12 बजे उठा के घर से बाहर फेंक दो, पैसों के लालच में। कहां तक ये पैसा तुम्हें काम आएगा? तो पहले उनके साथ रहती थी? पहले उनके साथ रहती थी वो। वॉज द फाइट दैट कि जो इनके एक्सपेंसेस हैं मासी के, दोनों 50-50 करो? मासी के जो भी एक्सपेंसेस थे वो बेचारी बेयर करती थी। उनके हमारे ग्रैंडमदर ने इन्वेस्टमेंट्स किए थे, जहां से उनको पैसों का मैटर नहीं था। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? नियत, सब हड़पना चाहते थे। तो अभी वो मासी को देखने भी नहीं आते? थूकते नहीं है सब, फोन भी नहीं, कुछ नहीं? कुछ नहीं, थूकते नहीं उस मासी पे। जिसने पाला उसको, क्या उसके बच्चों को पाला, इनके पैसों से वो लोग पल रहे थे, अरबाज और उसके बच्चे। हाउ मेनी टाइम्स हैव यू मैरिड इफ आई कैन आस्क? मेरी 2 शादियां हुई हैं। एंड व्हाई डिड यू पार्ट वेज विद द फर्स्ट वन? फर्स्ट वाइफ? एक छत के नीचे दुखी रहने से अच्छा है अलग अलग छत के नीचे रह के सुखी रहे आदमी। मैं तो उस चीज़ में यकीन करता हूँ। एंड वी आर स्टिल फ्रेंड्स। मेरे बच्चों की माँ है, वो ज़िंदगी भर रहेगी, और मेरे बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी तरह से की है उन्होंने। आई रिस्पेक्ट हर। हाउ मेनी चिल्ड्रन? 2 I have from her, 1 son, 1 daughter. And for my second wife, I have a son. So you have 3 kids now? Yes. And when it comes to Arbaz? Arbaz has got around 2 or 3 wives. 2 और 3 क्या होता है? सर 2 तो हमें पता है, एक कोई है अनऑफिशियली है या क्या है, और 3 बच्चे हैं उसके। एक कोई जिम में मिली, उससे शादी कर लिया, एक कहीं और मिली। But you know, as far as I know, Shehzad, he is also very upset with you for one reason. And that reason is कि ये डैडी की आवाज़ यूज़ करके, perhaps he uses the word, or he may be using the word misuse करके, dad was not wanting you to do it, और वो आपको नहीं करना चाहिए, तो वो ये रंजिश पाल रहा है। सर मुझसे कराया गया, तुम कर लो, तुम निकाल लो ना। अरे भाई, हमारे बाप की आवाज़ है, मिमिक्री आर्टिस्ट तक निकाल के अपना घर चला रहे, तुम निकाल दो। मना किया है?
You have no problems if he I does have it. no problems. Has he tried? I don't know. आदमी काम करेगा तो काम, आज आदमी की पहचान किससे होती है? आप उसका IMDb देखिए साहब, 5 या 6 फिल्में हैं। मेरी शक्ल मेरे बाप में मिलती है, और मैं अगर कर रहा हूं तो मुझसे कराया गया, लोगों ने उस चीज को पसंद किया, और आज तक लोग बोलते हैं आपने भी मुझसे वही कराया कि जंजीर के डायलॉग बोलो, कालीचरण के डायलॉग बोलो। आज वो फिल्म हमारी अंदाज अपना अपना जो है वो कल्ट क्लासिक, सामने से लोग बोलते भल्ला। पार्ट 2 बनने की संभावना है। पार्ट 2 बनने की अभी वो है। अभी वो गोविंदा के सेक्रेटरी जो हैं शशि सिन्हा जी, वो प्रीति सिन्हा की फैमिली से ही है ना? जी, तो प्रीति इज विनय's डॉटर। जी। तो आई बिलीव दे आर टॉकिंग टू संतोषी, बिकॉज संतोषी तो बार बार अनाउंस करता जाता है कि पार्ट 2 बन रही है, लेकिन उनको परमिशन नहीं है जब तक वो सिन्हाज IPR उनके पास अग्री नहीं करें। जी। तो पार्ट 2 बनने जा रही है, तो उसमें क्या है सर? स्टार्ट मैं बताता हूँ आपको। स्टार्ट हमने एक दोस्त को पकड़ के एक फिल्म बनाई थी 16-17। मुन्ना रिजवी डायरेक्टर थे, नदीम श्रवण की पहली फिल्म थी एज ए म्यूजिक डायरेक्टर। वो हमारे गाने सुना के नदीम श्रवण को आशिकी मिली। उसमें वो जो प्रोड्यूसर था वो था वन ऑफ द हीरोज, ये अरबाज था। एकता जो है ना मोनिश की वाइफ, वो थी। कुलभूषण कर्मा, कुनिका जी भी थी उसमें। उसके बाद फिर उसको मैं सब जगह ले जाता था। फिर मैंने उसको इस्माइल शरॉफ की फिल्म दिलाई, पुलिस पब्लिक, प्राणलाल मेहता साहब की। फिर मैं उसको सलीम साहब के पास ले गया, सलीम आफ्ताब के पास। फिर मम्मी परेशान होके, वो फिल्म टेक ऑफ नहीं हुई या क्या हुआ, फिर मम्मी ने डैडी को कह के इसको मृत्युदाता में उसका कमबैक हुआ बच्चन साहब के साथ। वो फिल्म नहीं चली, लेकिन मृत्युदाता के दौरान जब प्रोड्यूसर्स आते थे घर पे, तो मैंने उसको कहा बेटा एक चीज़ याद रख, जो आ रहा है ना तुम्हारे वक्त की कीमत दे के जा रहा है, ना मत कर। अरे तुम्हारी पिक्चर अभी तक रिलीज नहीं हुई, तुम 20 लाख रुपए मांग रहे हो। मृत्युदाता नहीं चली। मैं बोला उस दौरान अंदर करो, जो आ रहा है काम अंदर करो। लेकिन नहीं, वो अपने आप को बच्चन साहब के बाजू वाली कुर्सी में देख रहा था। सर हर आदमी बच्चन साहब नहीं बन सकता, हर आदमी अजीत साहब नहीं बन सकता। हर आदमी का अपना अपना स्क्रीन प्ले है, अपनी अपनी तकदीर लेके पैदा होता है, अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। यस, अपना अपना स्टाइल है सबका। यस। वो कितना किसी का एक्सेप्ट होता है, किसी का नहीं होता है, किसी का बहुत ज़्यादा होता है। जी सर, सिर्फ आवाज़ से तो, आवाज़ तो मिमिक्री आर्टिस्ट भी निकालते, शक्ल भी तो चाहिए ना। अगर लोगों ने मुझे अगर 10% भी एक्सेप्ट किया अंदाज अपना अपना में, क्योंकि सिर्फ आवाज़ नहीं, मैनरिज्म, शक्ल, हर चीज़ उनमें उन लोगों को, ऑडियंस को मुझ में अजीब साहब नज़र आता था। But how has it been financially, Shehzad? If I ask you, I mean, it's not that you have done a lot of work. It's not that you have done too much work. I'm sure you still want to do lots more. Yes, of course. So, how do you go about it now? Are you going to producers and directors? Because यहाँ तो constant reminders की ज़रूरत पड़ती है। सर पैसे मांगने से बेटर है काम मांगो। मैं आज भी लोगों को बोलता हूँ मुझे काम दो, अच्छा रोल दो, मैं रेडी हूँ, क्योंकि मुझे ही आता है, यही आता है मुझे, और काम मांगने में कोई शर्म नहीं है। ये काम आएगा तो पैसे खुद ब खुद आएंगे। आपके डैड की बेस्ट फिल्म अकॉर्डिंग टू यू कौन सी है? एज अ विलन कालीचरण, and a positive character obviously Mughal Azam. We haven't spoken about हम किसी से कम नहीं. That was also fantastic. Again Nasir Hussain. जी जी जी. I remember Nasir uncle telling me, तो बोले कि वो यादों की बारात के सूट्स पड़े हुए थे, बोले यार अजीत को ले लेते हैं, सूट्स भी पड़े हुए, उसके खर्चे भी नहीं होंगे। इस तरह से ना उस वक्त तो ताल्लुकात में सब काम चलता था। This is not said in a bad way. Not in a bad way. This is said
एज इट इज। Yes, एक्टर अपना भी ही अच्छा है, रेडी भी है कपड़े। जी। So, as far as I know, was it Mahesh Bhatt's father who gave him the name Ajit? Nana Bhai Bhatt? Either Nana Bhai Bhatt or K. Amarnath, one of the Okay. couple of films में हामिद अली खान आया था उनका, हाँ, but they said it's too long. yeah. तो 4-5 नाम उनको दिए, ऑप्शंस दिए गए। याद है आपको ऑप्शंस? एक तो जीत था, एक अजीत था, बाकी दूसरे ऑप्शन मुझे नहीं, तो उन्होंने अजीत चूज किया। घर पर क्या बुलाते थे सब लोग आप उनको? अब तो डैडी आप तो डैडी बोलते होंगे, लेकिन समझो कोई भाई साहब आए या कोई बिल्डिंग वाले आए, अजीत साहब, अजीत ही बोलते थे। हाँ। नॉट आज तक लोग हामिद। यही समझते हैं कि हम लोग पंजाबी हैं। आज काफ़ी लोग हैं आज तक जो है उनका नाम अजीत ही नाम से जानते हैं उनको। So I remember you did a very famous serial, तारक मेहता. What happened? मतलब ज़्यादा देर कंटिन्यू नहीं हुआ? सर उनके उसके ऊपर होता है, एपिसोड्स के ऊपर होता है। बट कुछ कैरेक्टर्स हैं ना जो थ्रू आउट, उनके जो स्टार्ट से है वो तो थ्रू आउट ही रहेंगे, बाकी आते हैं अपना काम करते हैं चले जाते हैं। कितने एपिसोड्स किए आपने? मैंने काफ़ी किए हैं, याद नहीं मुझे, क्योंकि वो तो हम तो डेली, हम तो पर डे पे ज़्यादा हमारा ध्यान रहता है। एपिसोड्स वो कितने शूट करते हैं वो मुझे आइडिया नहीं है। So did you make friends there, Jethalal? Yeah, of course. Dayaben was not there when I shot. अच्छा, she had left. She had left. हाँ. But बहुत अच्छा एम्बियंस है, बहुत अच्छे लोग हैं, and in fact the producer is such a sweet man, such a darling he is. असित मोदी। असित भाई, उनके साथ पहले भी मैंने काम किया था उनके पहले प्रोजेक्ट्स में। इनफैक्ट ज्ञान साय जी जिनका भी इंतकाल हुआ हाल ही में, गॉड ब्लेस हिम, उनके साथ भी बहुत काम किया मैंने। टीवी काफ़ी की मैंने, इनफैक्ट मेरी बहुत बड़ी हिट थी वो सीरियल शाका का बूम बूम, 3-4 साल चली। और फिर आई यूज्ड टू डू बेकमैन ज़ूलाला। सबसे पहला ब्रेक मैडम स्मृति ईरानी को हमने ही दिया था बेकमैन ज़ूलाला में। Oh. हाँ। And how was she as an actress that time? वहाँ से दिल्ली, उस वक्त स्मृति मल्होत्रा थी, वो दिल्ली से आती थी, शूट करती थी और जाती थी। और निर्जा गुलेरी जो थी, उनका बेटा श्रेय गुलेरी, वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर था उसका। Have you met Smriti recently? नहीं, I have not met her recently. पहले 1-2 बार फंक्शंस में मुलाकात हुई थी। अभी तो खुद बिजी है, शायद सास भी कभी बहू कर रही है। Anyway, but I remember when your dad quit the industry for a while, it was essentially Devanand who told him that how can you leave us, your family, please come back. Is that true? Yeah, it's true. And he agreed immediately, okay, I'm coming back. हाँ, मतलब देव साहब उनको फंक्शन में, फिल्म फेयर अवार्ड में या कहीं फंक्शन में मिले और बोले हाउ कुड यू डू दिस। फिर उन्होंने, इनफैक्ट मेरे डैड की, देखिए एक अजीब इत्तेफाक देखिए आप साहब, मेरे डैड की लास्ट फिल्म एज एन एक्टर वाज गैंगस्टर, देव साहब की गैंगस्टर। और देव साहब की लास्ट फिल्म एज एन एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर वाज चार्जशीट, जिसमें मैं था। My God. So the connections remain. जी। Are you in touch with Sunil Anand? कभी कभी बात होती है उससे। Where is he now? लापतागंज। He doesn't tell you where he is. He just talks to you. हाँ, जब कभी, मोस्टली वो हॉलीवुड की बातें ज़्यादा करते हैं। हाँ, और आप उनको कभी पूछते नहीं हो कि कहाँ हो भाई, अमेरिका में हो, चाइना में हो, रशिया में हो? मुझे पता है, नहीं पता चलना है तो बेटर है कि हाय हाउ आर यू, हाउ हैव यू बीन, बस खैरियत के लिए। अभी तो साहब फ़ोन पे, पहले वो जो लैंडलाइन वाले फ़ोन होते थे उस पे लोग फ़ोन करते थे सिर्फ खैरियत पूछने। अब तो फ़ोन आता है तो सलाम दुआ के बाद अगला ये होता है, कुछ काम है क्या। मोबाइल पे आप इमीडिएटली सेकंड लाइन ही नहीं गिरती, बताओ क्या काम है, कुछ काम है। अजीत साहब की डेथ कैसे हुई? इट वॉज अ सडन हार्ट अटैक और वॉज इट लाइक ही हैड अ प्रॉब्लम एंड इट वॉज एस्केलेटिंग? ये मैं अपनी वेब सीरीज़ में जवाब दूंगा आपके सवाल का। जो मैं वेब सीरीज़ बना रहा हूँ ख़ास इसीलिए बना रहा हूँ कि लोगों को
अजीत साहब की डेथ की असलियत उस वेब सीरीज में नजर आएगी। आप वेब सीरीज बना रहे हैं? बायोपिक मेरे फादर साहब के ऊपर जो बायोपिक बना रहा हूं मैं। You want to make it into a web series? Yes, I would love to make it into a web series. Because web series में ही हम थोड़ा डिटेल में दिखा सकते हैं ना। Who is writing this? मैं हूँ और भी 2-3 राइटर्स हैं। Have you spoken to सलीम खान जब से हॉस्पिटल में? नहीं, I have messaged him. I had gone to meet Salim uncle also. I had gone to the hospital. At Leelavati? Yes. But I didn't go in the ICU because I didn't want to see him that way. Always seen him laughing, joking, very good sense of humor. And मेरे फादर साहब ने एक बात मुझसे कही थी, बेटा तुम्हें कोई भी तकलीफ हो, कोई भी मशवरा करना हो तो किसी के पास नहीं जाना, जाना तो सिर्फ और सिर्फ सलीम खान साहब के पास जाना। एक ऐसी बॉन्डिंग थी मेरे फादर साहब में और सलीम अंकल में। और मैं अगर नहीं जाता हूँ तो सलीम अंकल बहुत बुरा मान जाते हैं। यू गेट्स ऑफेंडेड, क्यों नहीं आया तुम? मैं गैलेक्सी जाता हूँ सिर्फ और सिर्फ सलीम अंकल के लिए। सलमान है, मेरा दोस्त है, सुपरस्टार है, वो ठीक है, वो है, बट जिनको मैं जो मुझे विरासत में मिले हैं वो सलीम अंकल मिले हैं। शुरुआत तो वहीं से हुई है ना? जी। He is getting better, that's what we hear. इम्प्रूवमेंट तो है। would like to see him back in his true elements. True elements. We all want him to see Yes, that. yes. We all want him that way. Yeah. उनका जैसा सेंस ऑफ ह्यूमर साहब शायद ही किसी के पास होगा। कोई इंसिडेंट याद है आपको? बहुत सारे, मतलब जितनी नॉलेज मुझे अपने फादर साहब के बारे में उनसे मिली, मुझे किसी और से नहीं मिली। बिकॉज दे वर लाइक चोली दामन का साथ था। Inseparable. क्या बताया उन्होंने? बहुत सारी चीजें बताई उन्होंने। बोले वो ऐसा होता, फिर वो वैसा हुआ, ये हुआ, फलाना, बहुत सारे किस्से हैं उनके। अजीत साहब को क्या पसंद था, खाने में क्या पसंद था? ऑब्वियसली वो नॉन वेज के बड़े शौकीन थे। बोले यार एक जगह हम लोग दोनों गए थे, फिर वो खाना अच्छा नहीं था, तो ये सलीम अंकल ने बताया। बोले अजीत साहब ने बोला मैं बिल तो नहीं भरूंगा, तो बोले बाल निकाल के डाल दिया। फिर वो कह रहे तुम्हारे खाने में बाल है, ये इस किस्म की चीजें खाने के बाद। हाँ, हाँ, खाने के आधा पौना बच गया था, उसके बाद पेट भर गया था। जी। यादों की बारात का उन्होंने किस्सा सुनाया कि बोले ये शूटिंग करके आ रहे थे, सलीम साहब भी थे उसमें, इस गाड़ी में। तो एक जगह थी नासिक के आगे कहीं के, जहाँ गोश्त बड़ा अच्छा मिलता था। तो नासिर साहब और इन्होंने ड्राइवर साहब से कहा जब जाके 1-2 किलो गोश्त लेकर आओ घर के लिए। अब नासिर साहब अजीत साहब को देख रहे कि वो पैसे भरेंगे, अजीत साहब नासिर साहब को देख रहे कि वो पैसे भरेंगे। अल्टीमेटली सलीम अंकल ने पैसे भरे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी प्यारी। ये फ्रेंड्स में होता है। हम लोग भी कॉलेज में कैंटीन में जाते थे, 3 जन बैठे हैं तो सब कुछ खाएंगे, सब कुछ, कॉफ़ी चाय, बट हमेशा यही सोचते रहेंगे कि कौन भरने वाला है, लेकिन बोलेंगे नहीं। और वो एंड मोमेंट पे God knows who's going to pay. Absolutely. Those were the days when I was in college and I was seeing your dad. Those were the days when real movies were being made. I can never forget those days. I'm sure you also cannot. Of course. Thank you so much for this lovely conversation, Shehzad. Thank you. It was really lovely talking to you. Pleasure's mine.